जैसे मेरे कोटा में जब मैं गई थी, इतना डिप्रेसिंग वहाँ का एनवायरनमेंट है। ऐसा लगता है कि कोई फैक्ट्रीज चल रही हैं और ये आलू हैं, ये बच्चे नहीं। वो एज अप्रोप्रिएट हरकतें ही नहीं कर रहे हैं बच्चे। हर साल रिजल्ट आता है, हर साल बच्चे मर रहे हैं। आईएएस ऑफिसर भी सुसाइड क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हो जो कोचिंग भी रन कर रहे हैं ना, तो वो भ्रम में बच्चों को ना रखें कि हर बच्चा ही आईआईटीएन बन जाएगा। एमएस गौर के साथ बात बिंदास के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हर बार हर पॉडकास्ट में मेरी कोशिश रहती है नए चैनल से आपको रूबरू कराने की। वो एजुकेशन से जुड़े हों, वो राजनीति से जुड़े हों, या फिर वो कोई बिजनेस से जुड़े हों, या कोई सिंगर हो। लेकिन जब बात एजुकेशन की आ जाती है, शिक्षा की आ जाती है, तो बड़ी बात ये अपने आप में दर्शाती है कि शिक्षा से ही सब कुछ है। मुजफ्फरनगर की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा हमारे साथ है जिन्होंने अब तक बच्चों को नई दिशा दिखाकर उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। संस्कार के नाम से अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया 2014 में, और इसके बाद लाखों बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा डॉक्टर समृद्धि त्यागी मैम का। मैम बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं यही 2014 में आप एक संस्कार नाम से एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं, और एनजीओ का लक्ष्य स्टूडेंट्स की सेवा, समाज की सेवा, और वो समाज की सेवा करते करते आप लगभग लाखों स्टूडेंट को मैं अगर मानूं तो लाखों स्टूडेंट्स की आप काउंसलिंग। हाँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर चुकी हूँ। और 2014 में मैंने संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन अपना एनजीओ स्टार्ट किया ताकि मैं बल्क में इसी एक प्रोजेक्ट पर कि बच्चों का मार्गदर्शन कर सकूं। लेकिन मेरा जो सफर है वो 2009 से शुरू हो गया था। 2009 में मैं ऑनरेरी करियर कंसल्टेंट बन गई थी सीसीएस यूनिवर्सिटी की। तो मैंने वाई विमला मैडम, जो अभी माता शाकुंभरी की वाइस चांसलर है, बहुत ही आदरणीय, उनके साथ मुझे काम करने का मौका 20 साल की उम्र में ही मिल गया था। 20 साल की उम्र में मैंने मैम के साथ कम से कम 6-7 कॉलेजेस में जाकर, डिग्री कॉलेजेस में जाकर काउंसलिंग की है, और मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ। 2014 में मैंने फुल फ्लेजेड सोचा कि मैं इसको अपना करियर बनाऊंगी, पूरी तरह से जॉब छोड़कर, और मैं करियर काउंसलिंग के फील्ड में आ गई। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं। होनहार होते हुए भी अगर बच्चे को ये नहीं पता है ना कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या कोर्स करना चाहिए, जिस कोर्स पे मैं जा रहा हूँ तो केवल वो पढ़ाई नहीं है। जब हायर एजुकेशन में आप जाते हैं, स्किल्स क्या डेवलप करनी पड़ेंगी, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगा। आप एक ही कोर्स को करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पर जाते हैं। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, जब मैं 12th के बाद जा रहा हूँ किसी कॉलेज में, कि भाई ये मैं बीटेक कर रहा हूँ, इसके बाद एंट्री लेवल जॉब्स क्या होती हैं, मैं किस लिए अपने आप को, किस तरफ के लिए अपने आप को स्पेशलाइज करूं, क्या स्किल्स लूं, तो फिर वो तैयार नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, इंटरव्यू टेक्निक्स की भी बात करते हैं। आज तक भी आप देखोगे, जब हम बात करते हैं कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, उनकी आप तैयारी कीजिए, क्रैम कीजिए। इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज है, उसमें आपके स्किल्स के ऊपर बात होगी, आप कंपनी के लिए किस तरह से यूजफुल है। बहुत बड़ा फील्ड है करियर गाइडेंस इन काउंसलिंग का। और मुझे पता था कि इसके थ्रू मैं, ये कहते हैं ना, अगर किसी घर को उठाना है तो उसमें शिक्षा दे दो। बिल्कुल। अगर शिक्षित होंगे तो अपने आप उभर जाएंगे। दबी से दबी कौम शिक्षा के बलबूते पर ऊपर उठी है। ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे पास में। तो मैंने सोचा इससे अच्छा और कोई सेवा का भी साधन नहीं है, और मेरा घर भी सही से चल जाएगा, इससे कोई बात नहीं, उतना तो मिलता रहेगा। मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। एक एक ये भी है करियर चूज करने का एक बड़ा पैरामीटर, ये भी है कि आपको हैप्पीनेस कहाँ मिल रही है। तो हैप्पीनेस मिल रही है, आप 12 बजे तक भी काम करोगे, कम भी कमाओगे, बट यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सेटिस्फाइड, और वही क्रिएटिव माइंड आपका काम अच्छा, अब करेगा। हाल ही में आप एक अपना एडमिशन अड्डा चला रहे हैं, और अड्डा इंडिकेट करता है कि जब हम किसी मंजिल के लिए निकलते हैं तो हम एक अड्डा तलाश करते हैं जहां से हमें सवारी मिलेगी। वो बस स्टैंड हो, या वो अलग अलग अपने अपने स्टैंड होते हैं। तो इसी तरह अपना एडमिशन अड्डा है। तो अपना एडमिशन अड्डा का जो है मेन लक्ष्य क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए एडमिशन कंसल्टेंसी, तो जब हम 12th पास आउट कर लेते हैं तो हमारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि हम किस फील्ड में जाएं, क्या हम करें,
क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, नहीं फलाँ का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम इंजीनियरिंग में जाओ। हालाँकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास भी आते हैं, तो क्या लक्ष्य है अपना एडमिशन अड्डा का रहता है? अपना एडमिशन अड्डा में हम इसको प्रोफेशनली हम लेकर चले 2021 से। उससे पहले मैं इसको कमर्शियलाइज़ नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। पर वैशाली चौधरी मैम जो खुद एक इंजीनियर हैं और करियर काउंसलर हैं, बहुत रिनाउंड करियर काउंसलर हैं, बड़ी इंटेलिजेंट है, अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो हम लोगों ने सोचा हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, तो एक हिच रहती है पेरेंट्स के अंदर भी। बहुत लोगों ने हमें आके पूछा मैम चार्ज करो आप प्लीज़, क्योंकि हमें थ्रू आउट द ईयर अपने बच्चे को आपके टच में रखना है। बिल्कुल। तो हमने फिर ये अपना एडमिशन अड्डा क्रिएट किया, एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म, जिसमें हम पेरेंट्स को, बच्चों को काउंसिल करते हैं, चार्जेबल है हमारी सर्विसेज। और बहुत ही सेटिस्फेक्शन ये है कि जो बच्चा 60% ला रहा था, लेकिन काउंसलिंग से उसका स्कोर बढ़ता है। बट पेरेंट्स को कोई इशू है तो पेरेंटिंग काउंसलिंग हम करते हैं। मैं खुद काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो अपना एडमिशन अड्डा के अंडर ही हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स भी करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, एकेडमिक काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं। तो एक पूरा प्लेटफॉर्म है काउंसलिंग का यानी ये। कि एक छत के नीचे है एक ये छत के ऑल इन नीचे। वन सारी हाँ, चीज़ें। और कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत होता है, 12th में भी होता है, 10th में भी होता है, स्ट्रीम क्या लें। तो ये एक जर्नी है पढ़ाई भी, और इस पे भी जगह-जगह पर बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स भी गाइड करते हैं, टीचर्स भी गाइड करते हैं, लेकिन जब वो एक काउंसलर के पास आता है, तो हम लोग प्रेजुडिस्ड नहीं होते। हम बच्चे को उसके पास्ट परफॉर्मेंस पे नहीं जज कर रहे होते पूरी तरह से। हम एक अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं। तो हमारा जो ओपिनियन है वो प्रोफेशनल ओपिनियन होता है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरा अनुभव है ये कि मैंने बहुत टचवुड, मुझे अच्छा लगता है परमात्मा ने मुझे ये स्किल दी है कि बहुत सारे परिवारों को एक राहत भी मिली है। बच्चे की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, तो जिसको बिल्कुल। कहते थे ना, मैडम ये तो पता नहीं क्या करेगा, हमें बहुत डर लग रहा है, इसका कुछ समझ नहीं आ यानी कि आज वो रहा। अपने आज वो बच्चा इतना काबिल है, तो काउंसलर के अंदर वो समझ होती है कि बच्चे को डायरेक्शन कैसे देनी है, इसकी एनर्जी को एक नया आयाम डायरेक्शन कैसे मिलेगी मिल तो सकता है। कैसे वो काम नहीं करेगा। हैप्पीनेस आपने कहा कि अगर हैप्पीनेस मिल जाए, अर्निंग कम हो रही है लेकिन हैप्पीनेस मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। हाँ, वो और एक ये हकीकत है, आप कह रहे हैं कि इस तरह के स्टूडेंट्स भी आते हैं कि आज वो अपनी मंजिल पर हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मुज़फ्फरनगर की, हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा था, आप मुज़फ्फरनगर के अंदर एक फेयर ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, वो किस तरह का होने वाला है? क्या यहाँ के आस-पास के बच्चों को उसका बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि जब स्टूडेंट देखता है, वो देखता है कि एजुकेशन से जुड़ा है, तो एकदम प्री पढ़ करता है, क्वेरीज़ भी होती हैं, तो किस तरह का मेला वो होने वाला है? ये हम एक एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 6 अप्रैल में, आशीर्वाद बैंकेट हॉल में हम इसको करेंगे। इसमें आसपास की यूनिवर्सिटीज, देहरादून से, दिल्ली नोएडा से, और पुणे से, बैंगलोर से, चंडीगढ़ साइड से यूनिवर्सिटीज इधर आ रही हैं एजुकेशन फेयर में। और इसकी जरूरत के 2 कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो ये है कि इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि पहले तो बहुत टेंशन रहती है, बच्चे को एडमिशन कहाँ दिलाएं, पूरा सोचेंगे, और इतनी फ्रस्ट्रेशन फैमिली के अंदर उससे क्रिएट हो जाती है कि एक दिन डिसीजन लेंगे, फिर अरे बहुत हो गया, बस कल जाओ इसको इस कॉलेज में एडमिशन दिला दो। ठीक है, और ये सही तरीका नहीं है कॉलेज को चुनने का। पहली बात ये मैंने बहुत देखा है। दूसरा क्या है कि कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं आप। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मुजफ्फरनगर से उठ के देहरादून जाएं, दिल्ली एनसीआर जाएं, उसी में इतना खर्च हो जाता है, टाइम इतना कंज्यूम होता है। तो एक कंपैरिजन कैसे ड्रॉ करें दैट विच कोर्स एंड विच यूनिवर्सिटी इज बेटर फॉर मी, इट्स टेलर मेड फॉर मी। तो एक अगर एक छत के नीचे यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी और वो उन सबके कोर्स करिकुलम देख लेंगे, उनका फीस स्लैब देख लेंगे, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा मोटा-मोटा, ये यूनिवर्सिटी का करिकुलम बढ़िया है, ये यूनिवर्सिटी मेरे नज़दीक में है, या इसका फीस स्ट्रक्चर मुझसे मैं बिल्कुल। अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, या ये यूनिवर्सिटी ये स्कॉलरशिप्स मुझे दे रही है, जो कि फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चे तो दूसरे स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं सोच कर कि हमें स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलेगी, पर बिल्कुल। नहीं मिलती है। तो वो सब जब कंपैरिजन वो एक ही छत के नीचे कर लेंगे, तो वो एक बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है। दूसरा पर्पस जो है इसका, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, कॉमर्शियल पर्पस है। मुझे लगता है कंसल्टेंट जो है, जो सिर्फ बच्चे को उठा रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी में भर रहे हैं,
वो अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिनमें क्वालिटी है, जो इस फील्ड में है, जिनके अंदर स्किल्स हैं, अनुभव है, हम लोग मार्केट करने से बचते हैं। जैसे मैं बहुत कंज़र्वेटिव हूँ, मैं मार्केट करने से बचती हूँ अपनी स्किल को। मैं किसी को बिल्कुल। ये कहते हुए हिचकिचाती हूँ, मैं इतना चार्ज करती हूँ। जैसे मैं ₹5000 चार्ज करती हूँ 1 घंटे की काउंसलिंग के, लेकिन मैं नहीं मार्केट कर पाती अपने आप को, मैं उससे बचती हूँ। तो अब मुझे लगा कि ऐसे तो हम पिछड़ जाएँगे। जैसे जो कंसल्टेंट है, बच्चा उनके पास जाएगा बिल्कुल, और गुम रहा होगा। गुमराह होगा और तो इससे अच्छा है कि वो जाने कि हाँ, काउंसलर समृद्धि त्यागी, काउंसलर वैशाली चौधरी हैं और वो सही गाइड करेंगी। तो वो कम से कम एक सही जगह तो आ रहा है जहाँ से उसको सही डायरेक्शन मिलेगी, और वो अकाउंटेबिलिटी मैं लेती हूँ कि मैं सही सॉल्यूशन या जो मेरी सेंस और अनुभव के अनुसार मुझे लगता है ये सही है इस बच्चे के लिए, वो मैं उसको सजेस्ट करती हूँ विद ऑप्शंस, केवल एक चीज़ नहीं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं कि अलग-अलग स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर होंगी, तो ऐसी कुछ सुविधाएँ हैं उनमें कि बच्चों के स्कॉलरशिप वाले जो बेनिफिट्स हैं? क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की ये उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मेरा कहीं अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और मुझे स्कॉलरशिप का भी वहाँ से थोड़ा फ़ायदा हो जाए। जैसे बहुत यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल स्कॉलरशिप के मैटर में तो वी कैन नॉट इंटरफेयर, पर मैंने यूनिवर्सिटीज़ को कहा है पहले से ही कि जब आप इधर आएँगे एजुकेशन फेयर में, तो आपको काउंसलिंग के वक़्त पे बच्चों को ये बताना है कि हम क्या-क्या स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, कितना परसेंटेज, कई बार आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग भी आपका स्कॉलरशिप डिसाइड होता है, या गर्ल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो वो सारी स्कॉलरशिप्स वो यहाँ बच्चों को बताएँ। इसके अलावा जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है एचआरआईटी यूनिवर्सिटी, उनका एक प्रॉपर स्कॉलरशिप स्लैब है, दूसरा वो यूपी में ही है, तो हमारे यहाँ का जो डिपार्टमेंट है जो स्कॉलरशिप्स देता है, वो फॉर्म्स वगैरह बच्चा फिल करेगा तो वहाँ से भी उसको स्कॉलरशिप आ जाएगी अगर बच्चा एलिजिबल है। तो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप स्लैब बनाया है, और यूनिवर्सिटी ने मुझे ये अथॉरिटी भी दी है कि जो बच्चे आपको एलिजिबल लगते हैं, सही लगता है, आपके या अकॉर्डिंग घर की कंडीशन थोड़े अब ठीक नहीं है, कुछ फाइनेंशियल भी है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा-सा वीक है, तो आप रिकमेंड करेंगे तो वी विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप दोज़ का स्टूडेंट्स। तो मैंने ऐसा रखा है कि कम से कम 70-80 बच्चों को मैं यहाँ स्कॉलरशिप बैठकर, हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकती हूँ रिकमेंड करके, लेटर वगैरह करके, और कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वो हम जो रख, टर्म्स एंड कंडीशंस हाँ, हैं। तो ये मैंने रखा है कि एक इस तरह से भी इसको यूटिलाइज़ कर ये लें बड़ा हम। अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली सोचते हैं, उनके अंदर काबिलियत तो होती है लेकिन वो रह जाते हैं फेस हाँ, को रह लेकर। जाते हैं। अच्छा, आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो यहाँ से अब हाल ही में बोर्ड के एग्ज़ाम्स खत्म हुए हैं, अब बच्चे अब नई जर्नी की ओर जाएँगे, क्योंकि ग्रेजुएशन, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे, किस तरह का सजेशन आप उन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि अभी बच्चों के मन में इस तरह के सवाल जब हम 12th में तो हमारे मन में भी रहते थे कि अब 12th तो हो जाएगी, अब आगे क्या करें? एक तो सबसे बड़ी बात, अभी रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट से पहले बच्चों को डर लगता है। हर साल रिज़ल्ट आता है, हर साल बच्चे मर रहे हैं, कोटा में मर रहे हैं बच्चे। टैलेंटेड बच्चा जो 550 स्कोर कर रहा है, 450 स्कोर कर रहा है, वो बच्चा बुद्धू नहीं है, जो नीट में इतना स्कोर कर रहा है। वो मर रहा है, वो लिख रहा है पापा-मम्मी मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाई। मेरा सीधा-सीधा मैसेज है सब बच्चों को, आप पैदा हुए हो, ये माँ-बाप मिले, ये नहीं मिलते कोई और मिलता। आपको आना था। आप किसी के सपने पूरे करने के लिए नहीं आए। जिनके सपने आप पूरा करने चाह रहे हो, उन्होंने भी कभी शायद हो सकता है अपने बड़ों के कुछ सपने पूरे नहीं किए हों। तो कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है, चाहे वो आपका हो, चाहे आपके पेरेंट्स का हो, कि उसके लिए जान दे दी जाए। पूरा जीवन जीकर जाओ, और जो बेहतर कर सकते हो, उसको करने का समय आपको मौका जीवन बार-बार देगा। ये 12th के बाद ही नहीं देगा, ये डॉक्टर बनने के बाद ही नहीं देगा, या इंजीनियर बनने के बाद नहीं देगा। ये मौका तो आपको मिलता रहेगा, बार-बार मिलता रहेगा, उसको खोजते रहना है और निश्चिंत होकर खुश रहकर काम करना है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुश रहना है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, पैसा खुशी कमाएँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसे मेरे पास काउंसलिंग्स आती है ना, बहुत बढ़िया इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुंठित है, लेकिन आईएएस ऑफिसर भी सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो सपना अकम्प्लिश कर लिया अपना। आप कुंठा के साथ रहोगे तो आप कुछ भी अचीव कर लो, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो खुश रहो, कॉलेज जो बेहतर से बेहतर मिल सकता है वो उसके लिए पूरी कोशिश करो, 100% दो अपना, और फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होना है, जो होगा आई विल फेस दैट।
ठीक है, तो मरना नहीं है, जैसे मरना मुझे दुःख होता है बहुत। मुझे लगता है कि क्यों मर रहे हैं? कैसे मरते होंगे? उससे पहले वो क्या क्या सोचते सोचते होंगे? कितना दर्द होता होगा कि एक छोटा बच्चा जिसके सामने पूरा जीवन था, खुश वो रह सोच रहे सकता था, उसकी उम्मीदें थी, वो हँस सकता था, मर क्यों रहा है? जैसे मेरे कोटा में जब मैं गई थी, इतना डिप्रेसिंग वहाँ का एनवायरनमेंट है। ऐसा लगता है कि कोई फैक्ट्रीज़ चल रही हैं और ये आलू हैं, ये बच्चे नहीं। वो एज एप्रोप्रिएट हरकतें ही नहीं कर रहे हैं बच्चे, हँस नहीं रहे हैं, चुपचाप चल रहे हैं डिसिप्लिन में। अरे! एक एज के हिसाब से एक व्यवहारिक एनर्जी होती है, जो बिल्कुल यंग है, इंटेलिजेंट तो बहुत हो गए तुम, लेकिन तुम खुश नहीं हो, तुम में वो एनर्जी नहीं है, सेटिस जो एक यंग यंग के बच्चे में अंदर होनी होती है, तो चाहिए। इसका मतलब तो आप कुछ ना कुछ लैग ही कर रहे हो ना, आपके बिल्कुल बीच में अगर फील नहीं हो रहा कि बच्चों वाली एनर्जी, तो फिर क्या ही है जीवन में। तो आई फेल्ट सैड आफ्टर गोइंग टू कोटा। बहुत डिप्रेसिंग वहाँ का एनवायरनमेंट लगा, तो मरो मत, खुश रहो, जो होगा देखा जाएगा, फेल होगे तो भी कुछ नहीं होता है। दोबारा आप करो, 1 साल बाद एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ, नहीं तो मेरे पास आ जाना काउंसलिंग के लिए, पर मरना नहीं किसी को भी, डिप्रेशन में नहीं अच्छा, आना एक सवाल मैं यहीं पकड़ लेता हूँ। अभी आप कोटा का बता रहे हैं कि बड़ा डिप्रेसिंग सिस्टम है। है। तो कुछ ऐसा प्लान है आपका मुज़फ्फरनगर के लिए या यूपी के लिए कि बच्चों को कोटा ना जाना पड़े, मुज़फ्फरनगर में या यूपी में कुछ हो जाए? मैंने एक प्रवीण त्यागी भैया ही हैं, मतलब बहुत आईपीएस संजीव त्यागी जी के ब्रदर हैं, प्रवीण त्यागी खुद अच्छा, आईआईटीएन हैं, वो सारे भाई आईआईटीएन हैं और एक आईपीएस है। मैंने एक बार उनको सजेस्ट किया था, मैंने कहा भैया इधर आकर आप एक अपना हुँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह का शुरू कीजिए जहाँ से बच्चा अच्छे से अच्छी मतलब तैयारी कहीं न करके जा कहीं इरादा सके। है, प्लान है, भविष्य में अगर मौका मिलता है। मेरा प्लान तो नहीं है, जैसे मैं भी चाहती कोचिंग्स रन करना, पर मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हों जो कोचिंग भी रन कर रहे हैं ना, तो वो भ्रम में बच्चों को ना रखें कि हर बच्चा ही आईआईटीएन बन जाएगा। वो पेरेंट्स को काउंसिल करें, आईआईटी नहीं होगा तो ये दूसरे टॉप कॉलेजेस हैं। यहाँ जा सकता है, इनका भी पैकेज बढ़िया है। ज़रूरी नहीं आईआईटी में जाने के बाद ही पैकेज अच्छा हो। फिर आईआईटी में भी आप किस ब्रांच में जा रहे हो? हर आईआईटी कुछ आईआईटी से एनआईटीज़ अच्छी हैं, एनआईटी से ट्रिपल आईटीज़ अच्छे हैं, तो ब्रांच का भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं आईआईटी में गए तो आपने वो ब्रांच ले लिया जो आपके एप्टीट्यूड को मैच नहीं करता या जिसमें फिर उस तरह के प्लेसमेंट्स नहीं हैं। तो अंधा डिसीजन नहीं लेना है। जैसे कोचिंग्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रॉपर काउंसलिंग करें और ऑनेस्टली बात बताएं, भाई आपका बच्चा इतना स्कोर कर रहा है, हम मेहनत करेंगे। अगर ये भी नहीं होता है तो ही विल फॉल इनटू सम गुड कॉलेज, ही विल गेट अ ग्रैब अ सीट इन सम गुड कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज। ये हमारे साथ मौजूद थे समृद्धि त्यागी मैम। काफ़ी सारी बात हुई, काउंसलिंग को लेकर के हुई क्योंकि जब हम कहीं बैठ जाते हैं तो तरह-तरह के लोग भी मिलते हैं, सीखने के लिए भी मिलता है, सिखाने के लिए भी मिलता है। और जब बात की गई अपना एडमिशन अड्डा की, क्योंकि पहले आप एक फाउंडेशन चला रहे थे और वही चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, इतने ही कर सकते हैं जितने हम अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर एक अर्निंग सोर्स की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो अपना एडमिशन अड्डा इन्होंने स्टार्ट किया और फिर बात ऐसी भी हुई कि अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, किसी की नहीं अच्छी होती। तो एक बहुत बड़ी घोषणा मानूँगा मैं, इनका बड़ा अनाउंसमेंट मानूँगा उस चीज़ को कि यहाँ पर मुज़फ्फरनगर के अंदर एक एजुकेशन फेयर होने जा रहा है और जिसमें यूनिवर्सिटी से इन चीज़ों को इन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जाते हैं और किसी का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं होता, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बहुत अच्छा सौभाग्य होगा, यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी सारी बात इनसे की गई, कोटा को लेकर के इनसे बात हुई। लेकिन सीधा-सा बात है, जब सुसाइड को लेकर के कहना था समृद्धि मैम का कि अगर बच्चे के मन में इस तरह के सवाल आते हैं, मरना नहीं खुश रहो और कहीं आवश्यकता पड़ती है तो समृद्धि त्यागी मैम से आकर के मिलो, सीधा-सा कहना था इनका, बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना वक़्त दिया अरे थैंक यू। और मैं उम्मीद करूँगा जिस ट्रैक पर आप चल रहे हैं, आपको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और हमारे जैसे जो बच्चे आएँगे, वो अपना भविष्य सँवारेंगे अपना एडमिशन अड्डा से और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ ईद मिलते ईद आने वाली है, विदा से पहले ईद की आपको बहुत-बहुत थैंक यू सो शुभकामनाएँ। मच, आप भी बहुत उन्नति करें, बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो हमारा मच। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ, मेहमान के साथ, तब तक के लिए। एम एस गौर के साथ बात बिंदास।